आइए भाई, चलिए क्लास। भाई देखो भाई बच्चों, बस अब बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा हुआ। मुझे उम्मीद है कि शायद आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल कराना है, बोर का सेकंड पोस्टलेट कराना है, और फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तुम बातें बंद कर लेना अपनी, ठीक है। परसों आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है। मैंने बहुत पहले आपको 24 तारीख अनाउंस करी थी, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, ग्रुप में भी डाल दूंगा मैसेज। आप लोगों का डुअल नेचर का टेस्ट है परसों। छुट्टियाँ नहीं करोगे गर्ल्स। इस बार एवरेज स्कोर जो है इनसे थोड़ा ज़्यादा लाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस बार इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं देना आप लोगों को। आप लोग सब चीटिंग मत करने लगे आना, लेकिन एक दूसरे से मिलजुल कर लो। कहने का मतलब ये सबको पढ़ के आना है ताकि इनसे एवरेज स्कोर ज़्यादा आए, ठीक है। अरे तो अभी तो बहुत सारे टेस्ट होने ना ये अरे मैं साइड किसी की नहीं हूँ यार, तुम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो। अरे नहीं यार, मैं अगर उनकी साइड लूँ, तुम्हारा मैं एवरेज कहीं बढ़ने नहीं दूंगा मेरे में, ठीक है, लेकिन बराबर है सब कुछ। नहीं अरे यार देखो, जैसे माँ बाप किसी की साइड नहीं होते ना लड़का लड़की में, तो वैसे ही टीचर्स भी नहीं होते। टीचर्स के लिए सब बच्चे बराबर हैं। वो बस थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चाहता हूँ क्लास के अंदर, बस इसलिए ऐसा, ठीक है भाई। पढ़ के आना, अच्छे टेस्ट में नंबर लेके आना डुअल नेचर के अंदर। क्यों नहीं बनता? हाँ चलिए भाई क्लास, बस भाई अब देखो, अब बोर्ड पे आ जाओ भाई। परसों की परसों बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो हमारा बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। अब क्या है, देखिए बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट जो था, फर्स्ट पोस्टुलेट मतलब जितनी भी बातें मैंने आपको करी है वो सारी की सारी फर्स्ट पोस्टुलेट में कंसिडर करी जाती हैं कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ्स एंड दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। These orbits have some radius. These electrons have some velocity in the respective orbits. These electrons have some energy in their respective orbits. There will be a transition when electrons absorb some energy. There will be a transition from the lower energy orbit to the upper energy orbit. याद है? तो ये सब बातें आपको सिखाई गई थी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट प्रीफंड, ये सीरीज आपको समझाई गई थी। मतलब एक बहुत डिटेल्ड मुद्दा हम डिस्कस कर चुके हैं बोर मॉडल के अंदर। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, आप लोगों को याद है मैंने जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने शुरुआत में एक इक्वेशन लिखवाई थी आप लोगों को, MVR इज इक्वल्स टू में NH/2π। कहीं पर दिख रही है आप लोगों को? यस ये रही ना। क्या मतलब था इसका, कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा? MVR इज इक्वल टू NH/2π क्या था? कंजर्व रहता है। कहने का मतलब ये कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और इन ऑर्बिट्स में घूमते हुए जब भी कोई चीज घूमती है तो उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है। भाई गोल घूम रही था, एंगुलर मोमेंटम सीधी चल रही थी, लीनियर मोमेंटम। तो हर इलेक्ट्रॉन का बोलो अपना क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहने का मतलब होता है कि खर्च नहीं होता, जितना है हमेशा उतना ही रहता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूमते ही रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। तभी तो बोलेंगे ना कंजर्व है। आप किसी चीज की चाहते हो घूम रहे हैं और घूमते ही रहे हमेशा, इसका मतलब बोलूंगा आपकी एनर्जी भी कंजर्व है, कभी खर्च नहीं हो रही इसका मतलब। तो आप ये बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर घूम रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या है, कंजर्व। कार्तिक यहाँ पर अगर कोई पहले ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। लीनियर मोमेंटम होता है MV, और जब वो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट का बोलो कितना होगा, 1h/2π। सेकंड ऑर्बिट का 2h/3π, सॉरी 2h/2π, और थर्ड ऑर्बिट का, इसका कहने का मतलब क्या कि फर्स्ट का है, फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना, 1h/2π। तो हमेशा 1h/2π रहेगा। 1h/, सेकंड वाले का हो जाता है 2h/2π। तो हमेशा मतलब कि हर ऑर्बिट का अपना एक डिफरेंट मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो कंजर्व्ड है। वो क्या है बोलो? समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आया ना? पक्का सबको समझ में आ गई बात? तो ये बात को प्रूव करना है, MVR इक्वल टू NH/2π को। क्लियर? सुमित थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग से थे? सुमित नाम है, क्या नाम है? प्रिंस। इस चैप्टर की स्टार्टिंग से थे तुम? तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है क्लास? लेकिन ये बिल्कुल बेवड़ों की तरह रहता है क्लास में। अब इस रिलेशन को कैसे प्रूव करें कि MVR इज इक्वल टू में NH/2π होता है ना। मैं इस रिलेशन को कैसे प्रूव करूं कि MVR किसके बराबर होता है, NH/2π।
तो इसका प्रूफ है बच्चों, ये कई बार 2 नंबर का आया एग्जाम के अंदर। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताना बच्चों कि अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, थोड़ा समझना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या थोड़ा सा डी ब्रोगली याद करते हैं? हमने डी ब्रोगली भी पढ़ा है। अच्छा बात यह है कि हमने इससे पहले ट्यूबल नेचर कर लिया है, और डी ब्रोगली में हमने एक बात पढ़ी थी दैट एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनके लिए तो ये वेव कैरेक्टर दिखता भी बहुत बढ़िया है, याद करो। और इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या तुम्हें डी ब्रोगली वाली स्टेटमेंट याद है दैट एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल इज h अपॉन में क्या mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। नहीं आ रहा यार? तो तुम मुझे एक बात बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी nth ऑर्बिट में है वो, तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमते हुए इसके साथ भी कुछ ना कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स एसोसिएट होंगे? और वो वेव जैसे कि वेव्स कैसे बन रही होंगी? वेव्स कुछ ऐसे बन रही होंगी, समझो मेरी बात को, कुछ इस तरह की वेव्स पैटर्न बन रहे होंगे। अरे बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे? एक वेव के अंदर क्या तुम जानते हो कि एक वेव के अंदर जो ये वेव बनाते हो तुम लोग, इस वेव के अंदर यहां से लेके यहां तक का एक लैम्डा होता है, फिर एक और लैम्डा होता है, फिर एक और लैम्डा होता है। ऐसे तो होता है ना बच्चों, यही तो होता है ना। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर, इसका मतलब कुछ वेव जैसे पैटर्न बन रहे होंगे। और अगर वेव बन रही है तो मुझे बताओ जरा कि अगर इसका ऑर्बिट का रेडियस अगर r है, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस है 2πr, जो इसका सरकमफ्रेंस है 2πr, वो कुछ n लैम्डास के बराबर होगा। अब आपको कुछ n लैम्डास क्या, यहाँ पर क्या, तो n लैम्डा मतलब ये बोल सकते हैं जैसे मान लो कि ये एक ऑर्बिट की, जैसे आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को बोलो क्या बोलते हैं, 1 लैम्डा, यहाँ तक की लेंथ को बोलो क्या, 2 लैम्डा, और यहाँ तक की लेंथ को बोलो क्या। तो ये वाला भी तो ऐसे होगा ना, ये 1 लैम्डा है मान लो, ये 2 लैम्डा है मान लो, समझो मेरी बात को। तो आपकी ऐसे करते करते जितनी, जैसे 1 लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा की लेंथ है, फिर ये 3 लैम्डा की लेंथ है, तो आप बोल सकते हैं 2πr कुछ n लैम्डा के बराबर होगा। नहीं समझ में आने वाला स्टेप? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक सिंपल सी बात है कि जब एक मूविंग पार्टिकल किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, सो एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेव्स बन रही होंगी, और जब वेव्स बन रही होंगी पूरे के पूरे इस ऑर्बिट के दौरान, तो मैं बोलूंगा जो उसका 2πr सरकमफ्रेंस है वो कुछ n लैम्डास के बराबर होगा। कुछ लैम्डास होंगे जिसके बाद ये 2πr बन जा रहा होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा पाया गया कि 2πr एक्जैक्टली n लैम्डा के बराबर होता है। अब आप मुझे बताइए जरा, किसी बच्चे को, सब बच्चों को पता है कि नहीं पता कि जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, h अपॉन में mv, ये तो हमने डी ब्रोगली का पढ़ा हुआ है। और mv को इधर ले आओ, बोलो क्या बन जाएगा, mvr बराबर कितना आ जाएगा, mvr बोलो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया बोलो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, nh अपॉन 2π। तो दोनों में से कुछ भी बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए। और ये बताता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्वांटाइज है, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का 1h/2π, सेकंड का 2h/2π, थर्ड का 3h/2π। और मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्या है बोलो, कांस्टेंट। यही बस इसका सेकंड पोस्टुलेट है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। एक छोटा सा प्रूफ आता है 2 नंबर का, बच्चों को लगता है कि मतलब बहुत बड़ी डेरिवेशन कुछ जैसा नहीं है सेकंड पोस्टुलेट में, बस छोटी सी ड्राइव करनी है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो याद कर लीजिए mvr बराबर nh/2π होता है, इसका प्रूफ ही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी बड़े तरीके से लिखवाता हूँ। एक बार एनसीईआरटी बुक किसी के पास है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। वैसे ये भी देख लेते हैं और क्या क्या इस चैप्टर में बचा हुआ है। एटम में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है हमारा, बोर मॉडल चल ही रहा है, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन, ठीक। अरे कोई दिक्कत है क्या? कर लो इसको नोट।
चलो भाई, हो गया भाई। मैं इसको डबल भी बना सकता हूं ऐसे करके, ठीक है ना। अरे वेव्स के पैटर्न है भाई, समझ रहे हैं ना बात को, कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो एक इतने से लेकर इतने तक चलता है, ये बोलो क्या होता है, एक लैम्डा। अरे क्या होता है ये, ऐसे कुछ एन लैम्डास बनेंगे तब जाके बनेगा 2 पाई आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल बोर सेकंड पोस्टेड आपको याद करना है। एमबीआर इज टू बोलो क्या, एन एच अपन 2 पाई। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप लोगों को क्या करना होता है, स्टेटमेंट लिखनी होती है ये वाली, और ये प्रूव करके दिखाना होता है, तब जाके आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। और ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। मतलब आपको लगेगा सर क्या आता होगा, लेकिन आता है बच्चों, ये आता है। हाँ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसका दूसरा नाम बोलो क्या है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए भाई, बस खत्म ही हो जाना है फिर चैप्टर। यही 2 चीजें हैं चैप्टर में, कुछ नहीं है और खत्म। ठीक है, फिर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों तुम लोग टेस्ट दे दोगे। अरे इसका नहीं, ड्यूअल नेचर का भाई। मुझे पता है तुम लोग इतने भी शरीफ नहीं हो जो तुम आज तुम्हें बताओ तुम कर लोगे टेस्ट। कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। चलिए क्या बनाएंगे, सीधा उठा लेते हैं। अरे बातें क्यों हो रही है तुम लोगों की? चलिए क्लास, कोई नहीं, इसी समझाता हूं पहले। देखिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, समझने की कोशिश करते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि अगर हमें ये जानना है एग्जैक्टली कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब उस समय तक ये तो पता लग गया था कि एटम के अंदर 2 तरह की चीजें हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स और एक नेगेटिव पार्टिकल्स, जिनका नाम हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स रख दिया था। ठीक है, समझिएगा। और न्यूट्रॉन भी तब तक पता लग चुका, डिस्कवर हो चुकी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे रखे हुए। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये पता है कि एटम के अंदर ये चीजें तो हैं, लेकिन वो तीनों चीजें कैसे प्लेस्ड हैं कि हमें तो आज तो हमें पता है चलो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेस किसी एक ही वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो रखी हैं और बाकी नेगेटिव चार्जेस उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा मॉडल भी आया था, थॉमसन मॉडल, जिसमें ये कहा गया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही है। बोलो ऐसे माना गया था मॉडल को, लेकिन ये मॉडल तो बाद में रिजेक्ट हो गया था, थॉमसन मॉडल, है ना। तो मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रदरफोर्ड कहते हैं कि अगर हमें सच में ये जानना है कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हुए हैं, कैसे वो सिचुएट हैं उधर, तो उसके लिए हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा, हमें एटम के अंदर जाना पड़ेगा, किसी चीज़ को उसके अंदर भेजना पड़ेगा ताकि वो देख सके या पता लगा सके कि एक्चुअली में चीज़ें अंदर कैसी हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम गोल्ड बॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कई तरह के नाम से जाना जाता है इनको। और इसके अंदर उन्होंने क्या करा कि गोल्ड की फॉइल ली, देखो ये गोल्ड की फॉइल, और ये जो गोल्ड की फॉइल है ना बहुत ही थिन फॉइल है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड इसलिए लिया कि गोल्ड को बहुत थिन हम काट सकते हैं। अब थिन काटने का पर्पस क्या था, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि एटम के अंदर क्या है ना। और एटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बच्चों आपसे एक बात कहूं कि यहां पर तो डिस्ट्रो जैसा भी कुछ नहीं है, मान लो कि मेरे पास ये एक शीट है, समझना मेरी बात को, ध्यान सुनना, ये मेरे पास किसी मटेरियल की शीट है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, अभी एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 करोड़ एटम्स हैं, जो कि बहुत कम बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा होंगे। तो सपोज करते हैं 1 करोड़ है, और मैं अगर इसकी शीट को एक बार और इसमें से काट दूं और आधा आधा इधर उधर कर दूं, तो वो 1 करोड़ के आधे हो जाएंगे, अरे 50-50 लाख बचेंगे। फिर मैं और उसको थिन काट दूं तो और आधे हो जाएंगे। ऐसे में थिन काट के अगर इसको बहुत ज्यादा थिन ले जाता हूं, बहुत ज्यादा थिन कर देता हूं इस गोल्ड फॉइल को, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एटम्स की संख्या बोलो क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत, समझे नहीं। तो सबसे पहला पर्पस तो ये था, कार्तिक इधर, सबसे पहला पर्पस तो ये था कि अगर मुझे एटम को जानना है तो मुझे यहां पर बीच में कहीं एटम को रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये कि एक एटम ढूंढ के कहां से लाऊं,
तो कह रहे एक एटम नहीं तो भी समझिए कि किसी चीज को अगर हम बहुत थिन काट देंगे तो उसमें एटम की संख्या बहुत कम होगी। चलो अभी सपोज करना एक ही है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा कि एक नहीं भी है ना, तुम ज्यादा भी एज्यूम कर रहे हो तो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इसके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये गोल्ड फॉइल है और इस गोल्ड फॉइल को इतना थिन काट दिया गया, इस गोल्ड फॉइल को इतना थिन काट दिया गया कि इसमें क्या है बोलो, एक एटम है। क्या है बोलो, एक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर एक एटम है तो सोचिए अगर एक एटम है तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने यहां पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जिसका हमेशा डीके होता रहता है, मतलब कि अगले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे अब इसके बारे में। कुछ बड़े बड़े न्यूक्लियसेस होते हैं जैसे कि यूरेनियम वगैरह, आपको पता है इनके जो मास नंबर होते हैं वो 238 के आसपास होते हैं। मतलब इनके न्यूक्लियस में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, 238। और कहते हैं इतना हैवी हो जाता है ना न्यूक्लियस, मतलब कि ये समझ लीजिए कि तुमने किसी चीज में इतना कुछ डाल दिया, इतने सारे पैकेट्स डाल दिए, इतने सारे पार्टिकल्स डाल दिए कि ये फटने को हो रहा है। बिल्कुल यही होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल फटने को हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, होता क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर कि ये एटम्स इतने ज्यादा पार्टिकल्स को अपने न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं कि वो संभल नहीं पाते हैं और फिर इनमें से कुछ कुछ करके निकलने लगता है, मतलब कुछ कुछ बंच निकलने लगते हैं पार्टिकल्स के। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्या तुम लोगों को याद है कि अल्फा पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो पहले तो तुम लोग इसको ध्यान दो, बहुत बार बता चुका हूं, हीलियम 2-4। हीलियम 2-4 का मतलब बताओ क्या होता है क्लास? 2 प्रोटॉन है, ऊपर का 4 नंबर कहता है कि 2 न्यूट्रॉन भी है, तभी तो न्यूक्लियस में टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 4। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये तो हीलियम होता है, दिस इज नॉट द अल्फा पार्टिकल। बट व्हेन हीलियम रिलीजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बिकम हीलियम प्लस 2, 2-4। अब हीलियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये बन गया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल, जिसको मैं बोलो क्या बुलाऊंगा? अल्फा पार्टिकल। क्या बुलाऊंगा बोलो? तो मेरे पास जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा संख्या में पार्टिकल्स हो जाने की वजह से वो फटना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और टूटता है तो क्या, कैसे टूटता है? वो अपने अंदर से ना कुछ कुछ बंच में पार्टिकल्स को तोड़ना शुरू करता है। तो इसमें से क्या निकलता है? अगर मान लो कि एक पैकेट निकला 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, अगर एक इसमें से पैकेट निकला 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के पैकेट को बोलो तुम लोग क्या बोलोगे? क्योंकि न्यूक्लियस से तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं। तो अगर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक पैकेट निकला तो बोलो वो क्या है? अल्फा पार्टिकल है। फिर एक 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का निकल गया, बोलो क्या है? अल्फा पार्टिकल है। फिर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का निकल गया, बोलो क्या है? अल्फा पार्टिकल है। और ऐसा एक ही न्यूक्लियस से नहीं निकलता। अब यूरेनियम का मेरे पास कोई मटेरियल है, यूरेनियम है, कुछ ग्राम भी यूरेनियम है, तो उसमें मिलियंस ऑफ यूरेनियम है, और हर यूरेनियम में अगर एक एक अल्फा पार्टिकल भी निकाला तो कितने सारे अल्फा पार्टिकल निकले? बहुत सारे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे ये बिल्कुल वैसे होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे कि आपके पास कोई बैग है, आपको पिकनिक पर जाना है, आपने क्या करा, उस बैग में बिल्कुल ठूस के सामान भर लिया। अभी आपको पिकनिक पर जाना है, मान लीजिए आप सब रख लें उसके अंदर ही, है ना, उसी के अंदर चिप्स का पैकेट रख लिया, उसी में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक बोतल रख ली, उसमें 2 लीटर की पानी की बोतल भी रख ली, सब कुछ रख लिया, तो क्या होगा बताओ जरा? आप जब चलेंगे रास्ते में तो हो सकता है कि वो बैग नीचे से फट जाए और उसमें से कुछ कुछ निकलता रहे। यही एक तरीके का रेडियो एक्टिव डीके है कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा आप लोग भर देंगे तो हो सकता है कि वो वहां से टूट के उसमें से कुछ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो वैसा ही होता है रेडियो एक्टिव डीके में क्लास। तो यहां पर फालतू की बातें नहीं, ये देख लो, यहां पर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जिसको चारों तरफ से कवर किया जाता है ताकि जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो वहां पर इसकी हार्मफुल रेडिएशंस दिक्कत ना करे, बिकॉज जब भी पार्टिकल निकलेगा तो रेडिएशंस नहीं निकलेगी। तो यहां से भैया ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है इस गोल्ड फॉइल पे। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं, हम ऐसा थॉट प्रोसेस यहां पर लगा रहे हैं, समझ ना यार। तुम लोगों को बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूं फिर से जो 11th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल चैप्टर रिपीट होता है। ये तो पढ़ा होगा 11th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल को। तो होता क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, सुनो, इनको पता है कि गोल्ड फॉइल में भैया एटम है, यहां पर समझना है एटम है। अच्छा आज की डेट में आपको पता है एटम कुछ ऐसा है, वैसे जो पिक्चर आपको दिमाग में आइडिया है। अब आप लोग मुझे बताइए जरा, यहां से कौन से पार्टिकल निकल रहे हैं? बोलो अल्फा पार्टिकल। अरे यार ढंग से समझ लो, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, बता रहा हूं मैं। और इन अल्फा पार्टिकल को एक ठीक ठाक काइनेटिक एनर्जी के साथ यहां से बोलो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। किसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं? बोलो गोल्ड फॉइल पे। किसके ऊपर? बोलो। और गोल्ड फॉइल के पीछे क्या करता हूं, इसको भी चलो इसको हटाता हूं भी। इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक फ्लोरोसेंट प्लेट लगाई जाती है। ये फ्लोरोसेंट प्लेट ऐसी होती है कि इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। जहां पर भी कोई पार्टिकल टकराएगा ना तो वहां से एक लाइट निकलेगी और पता लग जाएगा पार्टिकल कहां टकराया। विकास, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने क्या करा, इन अल्फा पार्टिकल्स को फेंका। देखते हैं गोल्ड फॉइल के अंदर जाके कि भैया कैसे अल्फा पार्टिकल एक्शन दिखाने वाला है। बाद में जो एक्शंस दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कुछ अंदाजा भी लगाएंगे। ध्यान सुन लो। तो ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के थ्रू जाते हैं
और हमने क्या ऑब्जर्वेशन पाया, जरा ध्यान से देखिएगा कि मेरे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर से पास हुए तो वो सीधे जाके कहां पर टकराए, बिल्कुल बिना कुछ डेविएशन के वो सीधे जाके पीछे टकरा गए, कोई डेविएशन नहीं हुआ। जैसे गोल्ड फॉइल में गए वैसे एंट्री नहीं, सीधे उसी डायरेक्शन में जाके पीछे प्लेट को जाके हिट कर गए। समझे मेरी बात को? अंदाजन ये एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि 20,000 पार्टिकल्स में जब करा गया तो 19,000 से ज्यादा पार्टिकल, बल्कि 19,500 भी आप लोग बोल सकते हैं, इतने ज्यादा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले गए थे। मींस पहली ऑब्जर्वेशन नोट करो, मैं पहले ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, बाद में उनके कंक्लूजन बताऊंगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन गोज अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के उसमें से पास आउट हो गए। कहता है लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो कुछ डिफ्लेक्शन दिखा के गए, जिन्होंने जब ये इसके अंदर से गए तो हल्का सा उनका डेविएशन हुआ, मतलब वो सीधे नहीं गए, वो सीधे से थोड़ा सा अपना पाथ डेविएट करके थोड़ा सा मुड़ गए, उनका कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ, कुछ ऐसे डेविएट कर गए, थोड़ा सा कुछ और लोग ऐसे डेविएट हो गए, कुछ और इधर जाके टकरा गए, कुछ पार्टिकल्स ने डेविएशन दिखाया। ऐसा मान लीजिए कि 20,000 में से 19,500 बिना डिफ्लेक्शन के गए, और मान लेते हैं कि 499 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल कुछ और भी है इसमें, 499 पार्टिकल लगभग ऐसे गए जो कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े बहुत एंगल से, और एक पार्टिकल ऐसा था जो एग्जैक्टली बिल्कुल 180 डिग्री पे अपने पाथ को ट्रेस करता है या बाउंस बैक होता है, बिल्कुल 180 डिग्री पे अपने आप को बाउंस बैक करता है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई। कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन बताइए सब बच्चे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स गोज अनडिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैव सम डिफ्लेक्शन बाय वेरी स्मॉल एंगल, and there is only nearly 1 particle out of 20,000 particle is bounce back। जब वो गोल्ड फॉइल, वो बोलो क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट कर रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मैंने कितनी ऑब्जर्वेशन बताई बच्चों, कितनी ऑब्जर्वेशन बताई? 3 ऑब्जर्वेशन देख लेंगे, अभी गूगल से मैं उठा लूंगा सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बच्चों, हमने 3 बताई है, नहीं तो लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आई बच्चों? इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन क्या बनाए होंगे सब बच्चे, कंक्लूजन क्या बनाए होंगे इन ऑब्जर्वेशन के बाद? क्योंकि उन्होंने पाया कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सीधे ही निकल जा रहे हैं, तो यार सीधे निकलने का तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि अगर ये मेरे पास एटम है और कोई चीज इसके अंदर से जब जाती है तो सीधी ही निकल जाती है बिना कुछ टकराए कहीं से, इसका मतलब इसका बहुत सारा स्पेस तो बोलो कैसा पड़ा है, बोलो खाली ही पड़ा है, बिल्कुल खाली है सर, कुछ भी अंदर नहीं मिला सर, सीधे निकल गया उसमें से, इसका मतलब खाली पड़ी हुई चीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट भी हुए हैं तो एक बात तो पक्की है, डिफ्लेक्शन तो तभी हो सकता है जब अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, बोलो पॉजिटिव। अरे अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, +2 चार्ज होता है। नहीं आ रहा यार, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब ये बात भी पक्की है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन क्योंकि बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में, जब कभी उसके पास से पार्टिकल जाता होगा ना तो ये डिफ्लेक्ट कर जाते होंगे। समझो तो सही मेरी बात को। अगर किसी एटम का 99% स्पेस खाली है और बस 1% स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ही तो ऐसा होगा ना कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल तो सीधे निकल जाएंगे, बट कभी कभी कोई कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्युमुलेट है। इसका अंदाजा भी आपको पता होगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन में मैं अंदाजे से बताऊं तो रदरफोर्ड ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड है, अंदाजन बोलते हैं ऐसा कि एक फुटबॉल का ग्राउंड अगर तुम एटम जितना कंसिडर करो तो उसमें रखी हुई फुटबॉल एक न्यूक्लियस की तरह है, तो अब आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि न्यूक्लियस कितने छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड होता है और एटम कितना बड़ा होता है। अरे एटम बड़ा नहीं होता साइज में, कंपैरिजन बेसिस में बात हो रही है, कंपैरिजन बेसिस पे कि अगर मैं एटम को पूरा फुटबॉल का ग्राउंड मान लूं तो फुटबॉल जो रखी हुई है वो बेसिकली न्यूक्लियस है। तो अब आप बताओ जरा कि अगर आप खुद बेसिकली कुछ चीज हिट कर रहे हो ग्राउंड के अंदर तो फुटबॉल को लग जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत सारे पार्टिकल सीधे ही निकल जाएंगे। तो एक बात की तो गारंटी है कि कुछ पार्टिकल्स ने रिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, लेकिन बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्यूमुलेट है, जिसको लेटर ऑन किसका नाम दिया गया, बोलो न्यूक्लियस का। और एक पार्टिकल क्यों बाउंस बैक करता है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा एक पार्टिकल होता होगा जो बिल्कुल सामने चला जाता होगा इसके, तो भैया वो बाउंस बैक कर जाता होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और 20,000 में से ऐसा चांस सिर्फ एक ही पार्टिकल के साथ हो सकता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इतने छोटे से वॉल्यूम के बिल्कुल सामने से निकल जाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं आया समझ में? कोई पार्टिकल थोड़ा और करीब से आता होगा तो वो थोड़ा और डिफ्लेक्ट होता होगा, ऐसे करके और मुड़ जाता होगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डिफ्लेक्शन है भाई कुछ पार्टिकल्स का, जो बहुत करीब से निकलते होंगे उनको वो रिपेल कर देता होगा, जो थोड़ा दूर से निकलते होंगे उनको रिपल्शन नहीं लगता होगा, सीधे स्ट्रेट निकल जाते होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ सबको? तो क्या कंक्लूजन हैं, मतलब क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद क्या कंक्लूजन से बात समझ में आई? कंक्लूजन पे किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जल्दी बोलो भाई।
क्योंकि वो पाते हैं कि बहुत सारा स्पेस, मतलब बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, पहला कंक्लूजन। क्योंकि कुछ पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्यूमुलेट है। सेकंड कंक्लूजन था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको हमने बेसिकली न्यूक्लियस का नाम दे दिया। मेन चीज ये थी बच्चों, नहीं आया ना समझ में? पक्की बात है। और कुछ बच्चों के दिमाग में अब एक थॉट और आता है, कहते हैं सर एक गोल्ड फॉइल में एक एटम होगा, ये तो संभावना बहुत कम है। सर कई एटम्स हो सकते हैं। बच्चों मान लो कई एटम है, तो कई एटम कैसे होंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे एटम मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप एटम मान लो बहुत सारे। अगर तुम एटम भी बहुत सारे मानोगे तो यही तो न्यूक्लियस होंगे। अरे न्यूक्लियस तो बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, इससे भी छोटा होगा न्यूक्लियस। ध्यान से देखो ना, अगर एक जगह पर बहुत सारे एटम्स भी होंगे, इस गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स भी हुए, ऐसे करके बहुत सारे एटम्स भी हुए, सपोज दैट, तो मुझे तुम ये बताओ कि अभी भी तो जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटे से पॉइंट्स पर एक्यूमुलेट है। अगर मेरा ये निकला पार्टिकल देखो सीधा निकल गया, कुछ बीच में नहीं आया, यहां से निकला सीधा निकल गया, यहां से निकला सीधा निकल गया। समझो मेरी बात को। क्योंकि अगर मैं इतने बड़े स्पेस के अंदर भी मैं न्यूक्लियस की बात करूं कि बहुत सारे एटम्स हैं, तो न्यूक्लियस तो बिल्कुल पॉइंट जैसा होगा ना, तो बिल्कुल उसके पास से निकल जाएगी चीज। इसकी संभावना क्या है? बहुत कम है। तो अगर बहुत सारे एटम्स भी हुए तो भी पार्टिकल्स के सीधे निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, एक का जो पास से निकला वो मुड़ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे नहीं मेरी बात को? तो अगर आप मल्टीपल एटम्स भी इमेजिन करते हैं गोल्ड फॉइल के अंदर, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है यार। बहुत सारे एटम कंसिडर कर लीजिए, लेकिन न्यूक्लियस तो पॉइंट साइज है ना। नहीं आया समझ? हाँ पक्का सबको क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, तो इसको अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और इमेजेस उठा लेते हैं वहां से। समझ में तुम लोगों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? देखो मल्टीपल डायग्राम्स हैं, किसी भी डायग्राम को हम यहाँ पर, कई डायग्राम्स हैं, हम इसको समझ सकते हैं। डायग्राम से सारा खेल समझ में आ जाता है बच्चों। ये दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है ये भी? तो पीछे ऐसे ही होगा ना। ये दिख रहा है आप लोगों को? ए क्लास, इफ देयर आर मल्टीपल एटम्स इन द गोल्ड फॉइल, हंसिका इधर, तनिष, देयर आर मल्टीपल एटम्स इन द गोल्ड फॉइल, तो भी तो हमारे जो न्यूक्लियसेस हैं वो बहुत छोटे से पॉइंट्स पे हैं, तो भी तो पार्टिकल बहुत सारे कैसे निकल जाएंगे सीधे। लेकिन देखो ध्यान से देखो, एक आध पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच गया किसी एटम के, तो वो तो मुड़ गया। नहीं आया समझ में? जो बहुत करीब गया वो मुड़ गया, जो बहुत करीब गया वो मुड़ गया। लेकिन जो दूर से गया वो सीधा निकल गया, दूर से गया सीधा निकल गया, दूर से गया सीधा निकल गया। क्लियर है कि नहीं? तो इतने बड़े स्पेस में भी न्यूक्लियस अगर बहुत सारे एटम्स के हैं तो वो मुश्किल से पॉइंट जैसे हैं, पॉइंट जैसे चीज़ों के बिल्कुल पास से निकलने, उनके बिल्कुल करीब पहुंचना थोड़ा सा चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो इससे ज़्यादा चीज़ें सीधे निकल जा रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो भाई। अगर हो गया है तो हम इसकी थ्योरी को जल्दी से लिख लेते हैं। आ गया? ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन को देख लो भाई। ये सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि अराउंड 1 in 88,000 अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। तो इतना ज़्यादा मतलब क्लोजली नहीं पता होनी चाहिए चीज़, मेजर बात पता होनी चाहिए। मैं इसको ना वैसे डालता हूँ या लिख दूँ? क्या पढ़ो एक बार,
Most alpha particle pass through the gold foil without deflection. Some alpha particles were deflected by small angles. Okay? A very few alpha particles are deflected by large angles or even back towards the source. वही बातें आ गई सारी. उसके बाद conclusions. Most of the space in the atom is empty. क्योंकि सीधा निकल रहे हैं इसका मतलब empty है. The positive charge in an atom is concentrated in a small volume. The volume occupied by the positively charged particle in an atom is much smaller than the total volume of the atom. तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. सारी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मेरे को नहीं लगता कि इतना मुश्किल है बच्चों, क्योंकि ये ना आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा. मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसको हमें डिस्कस भी करना चाहिए. आ रहे हैं बड़े ने इस पे आगे. अब तुम लोगों को वो कराता हूँ जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ. ठीक है, वो पढ़ाता हूँ. पहले जो करा हुआ है वो तो कर लिया. क्या? हाँ भर लो भाई. ओए बच्चों, बस भाई. ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया. एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको बताता हूं. इसका ग्राफ जो है वो भी देख लीजिए जल्दी से. इसका ग्राफ हाँ क्या हुआ? ये ग्राफ देखिए भाई एक बार. इस ग्राफ को समझिए भाई. अरे क्लास प्लीज यार, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस ग्राफ का क्या मतलब है? इसको देख के नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, कितने पार्टिकल्स स्कैटर हुए वो, और किस एंगल से हुए वो, ये है. क्या कोई आप लोग बता सकते हैं कि क्या सेंस है इसका? इस ग्राफ का क्या सेंस है? आ रखा है एग्जाम में, करना पड़ेगा. ये तुमने नहीं पढ़ा है 11th क्लास में, तो ये अब ऐड है, कुछ नया ऐड हो रहा है. थोड़ा सा और अच्छे से, ये थोड़ा सा तुमने ऐसे बोलो. हाँ ये लाइन सही बोलो लड़का. अब बोलो, दोबारा बोलो. सही समझे? बहुत बड़ा एंगल 180 डिग्री. 180 डिग्री क्या होता है? अरे इधर तनिष, 180 डिग्री क्या होता है? बिल्कुल बाउंस बैक करना, बिल्कुल. अब देखो यहां पर ये कोई 20,000 पार्टिकल नहीं, 10 की पावर 7 पार्टिकल्स तक को प्रोजेक्ट कर रहा है. तो देखिए यहां पर समझने की कोशिश करो. ध्यान से भाई, बहुत कम एंगल से डेविएशन, यानी 0 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, बहुत हल्का सा डेविएशन या बिल्कुल ना के बराबर डेविएशन बहुत सारे पार्टिकल्स का, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का डेविएशन बिल्कुल भी नहीं है. मतलब बहुत कम एंगल से डेविएट होने पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और बहुत बड़े एंगल से मुड़ गए. अरे जैसे मैंने बोला था बाउंस बैक कर गया, ऐसा पार्टिकल क्या होता है? 20,000 में एक होता है. तो आप भी देखिए ना कितने सारे पार्टिकल्स के बाद सिर्फ 180 डिग्री से प्रोजेक्ट होने वाले, 180 डिग्री से बाउंस बैक करने वाले पार्टिकल की संख्या 5 से 10 या 100, मतलब 20-30 होगी. अरे पार्टिकल्स भी तो बच्चों ज्यादा ले रहे हो, इस बार 10 की पावर 7 जैसे पार्टिकल्स ले रहे हो. समझो तो सही ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा. बहुत कम एंगल से डेविएट होंगे, मतलब क्या? सीधे निकल जाएंगे, सीधे. ऐसे पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है. यही तो पढ़ाया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल रिमेन गोज अनडिफ्लेक्टेड. इसका मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे हैं. देखो ना, पॉइंट प्लॉट करने का मतलब क्या होता है कि इतने एंगल से, बहुत कम एंगल से डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है, और बहुत बड़े एंगल से डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत कम है. आप पॉइंट प्लॉट करके देख लो, समझ में आ जाएगा. नहीं आया समझ में? नीरज समझो ना इस बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे बहुत छोटे एंगल से डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है, और बहुत बड़े एंगल से डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत कम है. इसका मतलब पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन बहुत कम ही होता है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड होता है. तो ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जिनका डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा हुआ हो. आप जानते भी, इसी वजह से तो हम अंदाजा लगा पाए कि न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम में. नहीं आई ना मेरी बात समझ में? तो इस ग्राफ का आपको बस मतलब समझ में आया कि नहीं आया यार? क्योंकि पेपर में बस ये ग्राफ ऐसे बना के दिखाना होता है कि आपको एक तरफ क्या लेना होता है, बोलो. एक तरफ लेना होता है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, एक तरफ लेना होता है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और यहां पर बोलो क्या लेना होता है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. बातें नहीं भाई, यहां पर लेना होता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग. अब क्या करेंगे बताओ जरा, कि इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री, यहां पर क्या लिखेंगे बोलो?
तो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत कम है और बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना के दिखाना होता है, मेरे को लगता है आप लोग बना लेंगे। ऑब्जर्वेशन वगैरह मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, कंक्लूजन यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्या था ये कंसेप्ट वो समझा दिया है, डायग्राम्स वगैरह सारे बना दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रदरफोर्ड मॉडल? जल्दी बताओ। अब रदरफोर्ड मॉडल में एक बात और रह गई है जो यहाँ पर तो नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट पीडीएफ में जाऊँगा बच्चों, या इसी में कर दो कहीं पर, इसी का पेज उड़ा देता हूँ, एक बीच में ना पेज हमने फालतू में यूज करा हुआ है। ओए देखिए यहां पर मैंने ना तुम लोगों को एक दिन दोबारा से मिटो दिया था क्या मैंने? वो नहीं, सारा काम का भाई है, काम का ये समझाया था। हाँ हाँ देखो, इसका पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल इतना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कि हम लोग उसको कंसिडर नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब हैवी पार्टिकल, बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल होता है क्लास। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पीडीएफ निकालते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी बात और बची हुई है। बस भाई यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी हो सकता है। चलो एक होता है बच्चों जिसको हम बुलाते हैं डिस्टेंस ऑफ, बच्चों ऐसे नहीं बनेगी बात, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बड़ा बड़ा जबरदस्त केस है, ध्यान समझिएगा। ओए ढंग से सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप लोग एक बात मुझे बताइए, 20,000 में से दक्ष 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी था तो जो बिल्कुल उसको बाउंस बैक करके आया, और कहीं ना कहीं सबसे करीब से वही आया होगा क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने से जा रहा है। समझते हैं इस बात को? ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने वाला है बड़ा जबरदस्त आपसे। ये न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा एक पॉइंट जैसा न्यूक्लियस होता है बच्चों ना, तो मैं लेकिन बना देता हूँ फिर भी ऐसा, और ये आपका एटम कुछ ऐसा होता है। अब आपने जो अल्फा पार्टिकल यहां से भेजा, ढंग से देखना भाई, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, एंड जब आपने इसको भेजा तो इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, लेट इट बी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये आपको कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। लाइक मान लीजिए कि आप लोगों ने इसको 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। अभी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जानबूझ के मैं ऐसा यूनिट ले रहा हूँ, बच्चे कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, जूल में ले लो। तो यार जूल में तुम लोग बना लेना। 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होगा बताओ जरा? मेगा मतलब 6 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या -19 जूल्स। तो यहां से कुछ ना कुछ जूल्स में आंसर आ जाएगा आप लोगों का। सो आपसे अगर उसने एक सवाल करा कि मैंने इसको 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोजेक्ट किया, उसके पास, किसके पास बोलो? गोल्ड फॉइल में बैठे हुए एटम के पास, तो ये जाएगा बिल्कुल सामने से और जाके बोलो बिल्कुल क्या करेगा बताओ जरा सा बच्चे? जाके एक जगह से बाउंस बैक करेगा। क्या करेगा बोलो? तो ये बिल्कुल उसके कुछ करीब पहुंचा, ये दूरी है इसकी a, और इस a को बुलाया गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रियांशु इंपॉर्टेंट चीज है, कितना करीब तक मैं कहां से होके आ गया वो होती है उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हर्ष मुझे ये बता, अगर मैं 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय इसको 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भेजूं तो ये और नजदीक से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 8 से भेजू तो और नजदीक से आएगा। तो सारा खेल इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दूंगा उतना ज्यादा ए कम होगा, उतना ए बोलो क्या होगा? कम। उतना करीब से वो उसको टच करके आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने इस अल्फा पार्टिकल को 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोजेक्ट किया तो बताइए वो कितने नजदीक से होके आया, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, मतलब कि के आपको देगा और ए आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा बोलो? के आपको देके ए पूछेगा कि अगर मैं इतनी काइनेटिक एनर्जी से इस अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मैं 6 की बजाय 7 से करूं तो कितना आएगा? 8 से करूं तो कितना आएगा? 10 से करूं तो कितना आएगा? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए बोर्ड पे। आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां से जब तुमने अल्फा इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, क्लास
प्लीज यार देखो, अब शोर मत करना, बिल्कुल 5 मिनट की चीज है, एकदम समझ में आ जाएगी। यहां से जब तुमने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसके पास यहां पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और यहां जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी बोलो कितनी हो चुकी होगी, 0। अरे यार बिल्कुल जब उसको बाउंस बैक करेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 0। मतलब यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो चुकी है, कहां गई काइनेटिक एनर्जी? और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो फिर ये लौट के कैसे वापस आया? लौट के कैसे आया? इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये स्प्रिंग है और आपने एक ब्लॉक को ऐसे करके धक्का दिया, आपने इस ब्लॉक को धक्का दिया, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। अरे यार प्लीज यार, ऐसे नहीं, आपने इसको धक्का दिया, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये गया इसको दबाया, कंप्रेस करा, और यहां पर आके इसका काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया ना 0। बट फिर भी ये वापस बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वो जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो चुकी है, स्टोर्ड हो चुकी है, और अब वही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या बनेगी, बोलो वापस से काइनेटिक एनर्जी पैदा करेगी। अभी जो मैंने इस बॉल को, मान लीजिए किसी चीज को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 50 जूल की, थोड़ी देर बाद 40, 30, 20, 10 और 0, कहां की सारी काइनेटिक, कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी ही अगेन वापस किसमें कन्वर्ट होती है, बोलो काइनेटिक में, क्योंकि टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सो द होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट टॉपमोस्ट पॉइंट, द होल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, जिसकी अब स्प्रिंग का तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इस हाइट का पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, सो सारा काइनेटिक एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो गया, सारा काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां पर बच्चों आप मुझे बताइए ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें बनी कैसे बनी? अरे ये पॉजिटिव चार्ज है और जो यहां मौजूद अल्फा पार्टिकल है वो भी कैसा है, बोलो पॉजिटिवली चार्ज है। उन दो चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया जिसको धक्का मार रहा है पीछे की तरफ, और वो कैसे पैदा हुआ? अरे वो कैसे पैदा हुआ? इस काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे पैदा हुआ। इस काइनेटिक एनर्जी की, वो काइनेटिक एनर्जी ही तो उसको वहां तक ले गई ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और क्या बन रही थी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जब यहाँ पहुंच गया, अब इसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है, वो धक्का देगा इसको यहाँ से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। सो सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस से किसमें कन्वर्ट होगी, बोलो काइनेटिक में। तो अगर कोई पूछे कि बताइए सर ये क्या खेल है, तो आप लोग बोलेंगे यहां पर बनी हुई पोटेंशियल एनर्जी किसकी कॉस्ट पे बनी है, यहां वाली काइनेटिक एनर्जी की। मतलब कि बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे नहीं ना मेरी बात को? यहां की पोटेंशियल एनर्जी किसकी खर्च करने में बनी है, काइनेटिक एनर्जी खर्च करने में ना। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, इसको मैं बोल देता हूं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बोलो क्या है, बी पॉइंट है, तो बोलेंगे द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, क्योंकि उसी की कॉस्ट पे बनी है। अगर मैं यहाँ 50 जूल की इसको काइनेटिक एनर्जी देता हूँ तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, बोलो 50, क्योंकि सारा काइनेटिक खर्च करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो पोटेंशियल। वापस नीचे आएगा, पोटेंशियल वापस से 0 हो जाएगा, काइनेटिक में से 50 हो जाएगा। अरे नहीं आई बात समझ में? सो द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए। क्लास प्लीज बोर्ड पे, क्योंकि आप लोग अभी भी गड़बड़ करेंगे। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2 और वो r दूरी से सेपरेट होते हैं, तो इन दोनों के बीच में चाहे अट्रैक्शन लगे चाहे रिपल्शन लगे, जो पोटेंशियल एनर्जी इनके पास होगी कि ये उसको कितने धक्का दे रहा है, वो उसको कितने धक्का दे रहा है, जो एनर्जी पैदा होगी दोनों के बीच में वो कितनी होगी, बोलो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में बोलो क्या, r। अरे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये उसको धक्का दे रहा होगा, वो उसको धक्का दे रहा होगा, कितनी एनर्जी दे रहा होगा। सो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या, r। तो मुझे तुम ये बताओ, ए क्लास प्लीज, कोई भी एटम है तो उसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, बोलो जो होगा Ze। ओके Ze कैसे? अरे कोई भी एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर Z है, और एटॉमिक नंबर जितना होता है उतनी तो बोलो उसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही प्लस में बोलो क्या हो जाएगा, Ze चार्ज होगा। अरे नहीं यार पसंद नहीं, सोडियम में तो 11 E पार्टिकल्स होंगे अंदर, 11 E का चार्ज होगा। गोल्ड है तो 79 E होगा, 79 एटॉमिक नंबर है। अरे नहीं यार मेरी बात समझ में? तो बच्चों जितना एटॉमिक नंबर उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज बोलो कितना, Ze। और यहाँ जो अल्फा पार्टिकल है, अब अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2E। कितना होता है बोलो? तो आपको पता है कि Q1 कितना है, Q2 कितना है, दूरी उनके बीच की A है, तो बोलो क्या बोलोगे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, बच्चों बोर्ड पे यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलोगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 बोलो कितना Ze, Q2 बोलो कितना 2E, डिवाइड बाय बोलो कितना दूरी, दूरी बोलो कितनी A। अरे नहीं यार समझ। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट कितना होगा, बोलो ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को के ही बोल दो। अभी 6 क्यों बोले, जो भी बोलेगा उसके हिसाब से बोलेंगे। सो मुझे बताओ आंसर कितना है बच्चों, आंसर कितना है बोलो, ये आ गया 1/4πε0
2ze² अपॉन में a बराबर में बोलो क्या। और अगर मैं आपसे a का फॉर्मूला पूछूं क्लास प्लीज बोर्ड पे, a बराबर बोलो कितना आ जाएगा, उसके a को नीचे ले आओ, 1/4πε0 2ze² अपॉन में बोलो क्या। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा, कहेगा भैया हमने एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गोल्ड फॉइल पे। किस पे प्रोजेक्ट किया, बोलो गोल्ड फॉइल पे, और हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। बताइए कितने नजदीक से होकर आया होगा। तो ए निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बोलो ए। मुझे पता है इसका वैल्यू, अरे लिखिए मत समझे, इसका वैल्यू पता है 2 पता है, गोल्ड फॉइल है तो जेड पता है देगा, ई पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, बोलो ए आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया समझ में। और एक मजे की बात, अगर के ई ज्यादा होगा, सॉरीश के ई बोलो क्या होगा ज्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मैथमेटिकली ये कम आएगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए ए बोलो क्या हो जाएगा, कम। नहीं यार इसमें समझे, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ए बोलो क्या आएगा, कम आएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। बैग पैक कर लिए ना, अबे तुम क्लास में बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो, वीडियो भेज दो। 44 मिनट पहले तुम्हें क्लास में था तुम्हारे सामने। भाई कसम से कैसे लोग हैं, एक बोल रहा है वीडियो भेज दो, दूसरा कह रहा है हाँ सर प्लीज भेज दो, वो पीछे बैठा हुआ है। जैसे अभी पढ़ना शुरू कर देंगे। या तो भाई तुम्हारी जो 10 साल बाद की जनरेशन आई ना बहुत फास्ट है, हम लोग बहुत स्लो रह गए। कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं बेवकूफ वाली। ये करो फोर्थ क्वेश्चन, ओए फोर्थ क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, करो कर दो जल्दी से, ट्राई कर लो, वैल्यूज तक ट्राई कर लो। वैल्यूज पुट करनी आ रही है इसमें। सचिन क्वेश्चन कर रहा है, वही नहीं कर रहा।
क्लास बताना भाई, क्या तुम कर पाए भाई? क्वेश्चन सुन लो। अरे इन्होंने बोला था कि गीगर मासलोन एक्सपेरिमेंट, यही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है। ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे और कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि 5.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से गोल्ड को टारगेट कर रहा है और वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाता है और रिवर्स कर लेता है अपने पाथ को। तो आपको पता है बिल्कुल कहां से बाउंस बैक हुआ है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द टारगेट न्यूक्लियस। कितना उसका क्लोजेस्ट अप्रोच होगा? तो यार मुझे एक बात बताओ, क्लास क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितनी काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया है? 5.2 12। ओए सुनो भाई, करेक्ट कितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा? अगर गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, सो मैंने ए का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² बाय में काइनेटिक एनर्जी। Z79 है, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर और 5.12 इंटू में 10 टू द पावर 6। EV को चेंज करूंगा जूल में। अरे बस भाई, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो भी आंसर आएगा वो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। भाई जूल में तो करोगे। बोल बोल बोल। क्लास प्लीज। ओए बच्चों, क्या चल रहा है? लास्ट में क्या करने लगे हो तुम लोग? ये वैल्यू पुट करी तुमने इसकी, ये 2 पुट करा, Z पुट करा, E का स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 5.12 है। मेगा मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए करना पड़ेगा भाई। जूल में लाएंगे तभी तो आंसर मीटर में आएगा, SI यूनिट्स में तभी आएगा। क्या हुआ? क्लियर है? ओए रुक जाओ भाई, क्या चल रहा है? निखिल, अब इसका ना एक आंसर आएगा। कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है लगभग अंदाजन आंसर क्या है? 4 पॉइंट -14 ना। चलो ए क्लास, एक बात सुन लो फिर दिक्कत आएगी तुम लोगों को, नहीं सुनोगे तो ऐसे। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई भी काइनेटिक एनर्जी से निकाल लोगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तो के ही तो पुट करना है, लेकिन तुम्हें इससे क्या पता लगा? मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा, इसलिए सब बच्चे लिखना बंद करो, क्वेश्चन से अलग है। आप इस वैल्यू को क्या बोल सकते हो? वैसे ये भी बोल सकते हो 44.4 इंटू में 10 टू द पावर -15 मीटर। इसका मतलब बोल सकते हो 44.4 फर्मी मीटर। अरे बोलना चाहो तो फर्मीज क्या होता है? फर्मीज होता है एक फर्मी मीटर जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। अब एक कमाल की चीज सुनना, कैसे रदरफोर्ड को बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस लग पा रही थी कि हमारा न्यूक्लियस बहुत ही छोटे वॉल्यूम में होता है, मतलब हमारे न्यूक्लियस का रेडियस बहुत ही छोटा होता है। इवन कहता है फर्मीज में होगा। कितने में होगा बोलो? आप अजम्पशन लगाओ कि ऐसा अंदाजा कैसे लगा होगा उनको? ऐसा अंदाजा उनको इसलिए लग गया क्योंकि उन्होंने पाया कि जब मैंने बहुत तेज किसी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को भेजा तो वो सबसे नजदीक से कितने से आया बोलो? ए से। और ए का वैल्यूज किस में आता है बोलो? फर्मीज में। किस में आता है बोलो? अब जितना ए होगा रेडियस तो न्यूक्लियस का उससे भी छोटा होगा ना। ए में तो रेडियस इंक्लूड है न्यूक्लियस का। आपने मुझे बताइए जरा चीजें कैसे, दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी कैसे लेते हो? सेंटर टू सेंटर लेते हो। तो अल्फा पार्टिकल से ली होगी न्यूक्लियस से सेंटर की दूरी। अरे भैया अल्फा पार्टिकल से कहां की दूरी ली होगी? तुम ये नहीं समझ पा रहे, ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, ऐसी बातें समझ में नहीं आती। एक न्यूक्लियस होगा, उसके सेंटर से ही तो नापा गया होगा, किसको बोलो? अल्फा पार्टिकल की दूरी को। और ये तुम्हारा ए है। अब तुम सोचो ए तुम्हारा 5 आ जाए, यूनिट में आ जाए 5, कोई भी वैल्यू आ जाए 5 आ जाए, तो तुम मुझे बताओ ना न्यूक्लियस का रेडियस तो 5 से भी क्या होगा? बस यहीं से अंदाजा लगा। हर्षित क्या कर रहा है तू? ध्यान नहीं देगा तो फिर कैसे आएगा? पता मैंने क्या बताया? बता, सुना ही नहीं। पेपर में आएगा फिर छोड़ देगा, क्या फर्क पड़ता है? सुन लो इस चीज को, मैं ये कह रहा हूं अगर मेरा पार्टिकल जिस भी दूरी तक गया वो दूरी कहां से नापी गई होगी? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहां तक की दूरी को ही तो ए बोला गया होगा। और अगर ए बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस का रेडियस तो और भी ज्यादा,
क्योंकि ए तो भैया न्यूक्लियस के रेडियस से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। तो अगर ए ही फर्मीज में है, मतलब ए ही फर्मीज में है 10⁻⁻15 मीटर्स, तो न्यूक्लियस का रेडियस तो उससे भी छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में आशीष? तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियस के रेडियस बताए जाते हैं वो हमेशा फर्मीज में ही होते हैं। 1 फर्मी का रेडियस है न्यूक्लियस का, 2 फर्मी का रेडियस है न्यूक्लियस का। आप देखो ना, हमारा आंसर 44 फर्मी आया, कितना है बोलो? 44 फर्मी। तो ये 44 फर्मी है, ये यहाँ तक 3 या 4 या 5 फर्मीज के रेडियस होते होंगे। अरे नहीं आया समझ में? तो यहाँ से हमको आइडिया लगा कि जब मेरा पार्टिकल जितनी करीब से आ रहा है वो दूरी ही ए मेरा इतना है, तो न्यूक्लियस का रेडियस तो उससे भी छोटा रहा होगा पक्का। तो इसका मतलब हमारे न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्युमुलेट होते हैं एटम के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्बली जानने के लिए है कि बुक लिखती है इस लाइन को, तो तुम्हें समझ नहीं आया तो मैंने इससे बता दिया आप लोगों को। एक चीज़ मैं अभी स्किप करवा रहा हूँ, इससे बहुत छोटी सी चीज़, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। वो मैं कभी बाद में कराऊंगा आप लोगों को, चाहे न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर कराऊंगा। इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं करा रहा हूँ मैं, छोटी सी चीज़ है बिल्कुल 5 मिनट की, लेकिन अभी नहीं करनी। वैसे चैप्टर हो गया खत्म तुम्हारा। एटम चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बोर मॉडल पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को? सेकंड पोस्टेड आज समझ में आ गया, रदरफोर्ड मॉडल आज समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बस एक चीज़ इम्पैक्ट पैरामीटर अभी होल्ड करा है, उसको भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर के साथ में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास परसों यानी आप लोगों का टेस्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पढ़ के आइएगा, वीडियोस में ग्रुप में डाल देता हूँ सारी की सारी। स्टार्टिंग से आपको वीडियोस देखने, वीडियो करके आओ, जैसे मर्जी आओ, तैयार होके आना भाई, ठीक है? भाग जाओ।